बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। कराची जलसे से एक दिन पहले आज कराची में ही पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ है और इस इजलास में एक बार फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम तेज़ करने की बात की गई है। मज़ीद जलसे करने का ऐलान भी सामने आया है। इस इजलास में नून लीग की तरफ से मियाँ शहबाज शरीफ शरीक हुए, जबकि मरियम नवाज़ ने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की है। अब तक तो पीडीएम हुकूमत को टफ टाइम देने में इस तरह कामयाब नज़र नहीं आ रही जैसे उसने दावे किए थे। अहम बात यह भी है नाजरीन कि मरियम नवाज़ कल के जलसे में भी शरीक नहीं हो पाएंगी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यह कहा है कि कल के जलसे के बाद मौलाना फजलुर रहमान फिर बीमार हो जाएंगे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून पर भी तंज करते हुए कहा है कि नून लीग को चाहिए कि वो अपनी क़यादत का फैसला पहले करे। क्या पीडीएम की तहरीक बराए नाम रह गई है और अपोजिशन अब इलेक्शन की तैयारी के लिए ये सब कर रही है? आज शो में पीडीएम के साथ साथ हुकूमत की गवर्नेंस और 3 साला कारकर्दगी पर भी बात की जाएगी। इसके अलावा कराची की फैक्ट्री में आग लग जाने से 18 मासूम कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। कराची में आतिशज़दगी की वजूहात और कसूरवार कौन है, इसका भी जायज़ा लेंगे। आज के शो में हमारे मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर अफनानुल्लाह खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर ज़मान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का आगाज़ करते हैं और अफनान साहब से पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, पीडीएम जलसा होने जा रहा है, हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन पीडीएम सीज़न 2 का आगाज़ होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी सीज़न 2 से बिल्कुल आउट है। कल आप कराची में पीपल्स पार्टी के बगैर जलसा करने जा रहे हैं। आप समझते हैं कि सिंध में माइनस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम को इस जलसे से कुछ हासिल हो पाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारा जो इत्तेहाद है पीडीएम का, उसमें जमात उलमा इस्लाम है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, नेशनल पार्टी। तो हम ज़रूर, हमारी ये ख्वाहिश थी कि अपोजिशन मुत्तहद रहे और वो किसी हद तक हमारी ख्वाहिश आज भी है। लेकिन ज़ाहिर है हमारे भी कुछ असूल हैं और अगर कुछ असूलों और जवाबित के वो होंगे तो कोई कोएलिशन चल सकता है। अगर कुछ ना हो, उनके कोई अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ना हो या कोई रूल्स ऑफ द गेम ना हो, तो फिर ज़ाहिर कोएलिशन चलना या एक अलायंस चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम कल कामयाब एक शो आपको करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। कराची में एक बहुत बड़ा जलसा होगा और हम आवाम को जो है इंगेज करेंगे कि और इस हुकूमत की जो 3 साल की जो नाकामियाँ हैं, जो इनकॉम्पिटेंस है, जो तबाहकारी है, जो अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे और जो क्या कहते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई के तौर के ऊपर तोहफ़ा जो है हमें हमारी कौम को दिया गया है पिछले 3 साल में, उसका सारा का सारा जो कुछ है वो हम आवाम के सामने रखेंगे ताकि आवाम को मालूम हो कि कौन जो है वो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री है और कौन नहीं है। और इसीलिए हम लोग बेसिकली जो है ये सीज़न 2 इसका स्टार्ट जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के ऊपर भी कोई तनकीद होगी? कल उनको भी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, चूँकि आज फवाद चौधरी साहब ने तो बड़े सवालात उठाए हैं उनकी गवर्नेंस के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर भी आपके तंज के निश्तर चलेंगे या फिर उनको बिल्कुल स्पेयर कर देंगे आप? देखिए, फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी में रह चुके हैं। उस वक़्त ये कहते थे कि जो नेल्सन मंडेला है ना, वो और जरदारी साहब एक ही बराबर है जी। उससे पहले ये काफली उसमें ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग परवेज़ मुशर्रफ के बारे में भी वो यही फरमाते थे कि ये सबसे बड़ा मसीहा है। फिर कहीं बीच में काफ लीग की भी इनकी छोटी मोटी लगी है, उस वक्त वो मसीहा बन गए थे। आज जो है ये क्या कहते हैं, ये फरमा रहे हैं कि जी ये इनको हमारी पार्टी की फ़िक्र लगी है। हमें इस बात की फ़िक्र है कि फवाद चौधरी साहब की पार्टी कब तब्दील होगी, क्योंकि इनका कोई ना दीन है, ना ईमान है, ना कोई रंग है, कोई नस्ल है, बस सिर्फ ताकत के पुजारी हैं, ताकत और पैसे के पुजारी। आप यकीन करें, पाकिस्तान के ऊपर हमारा दुश्मन कब्जा कर लेगा ना, तो ये अपना नाम तब्दील करके फवाद पांडे रख लेंगे। खैर बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर, मुझे सिर्फ ये बता दें, तनकीद होगी कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर या नहीं? देखिए, हमारा टारगेट जो है वो हुकूमत है और हमारा फोकस भी हुकूमत है। तो हम जो है वो क्यों जो है वो राइट लेफ्ट जाएं, इस पहले हमने इस हुकूमत से जो कि तबाहकारी लेके आई है, जो महंगाई लेके आई है, जो अनएम्प्लॉयमेंट लेके आई है, हमने इससे कौम की जान छुड़वानी है। उसके बाद फिर बाकी मामला देखे जाएंगे। हमने वोट को इज्जत दिलवानी है और इस मुल्क के अंदर जो हकीकी क्या कहते हैं, जो नुमाइंदे हैं आवाम के, उनको सामने लेके आना है। ठीक है, यानी मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नरम गोशा आपके दिल में है, चूँकि कभी भी किसी भी वक्त उनके साथ आपको मिलना पड़ सकता है। हैदर ज़मान कुरैशी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तो ये कहूँगा, हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी ये ज़रूर ख्वाहिश है
कि अपोजिशन मुत्तहद हो। हमने तो ये कहा है हमेशा जी। चलें, आपकी ये ख्वाहिश है, लेकिन इस ख्वाहिश को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से ले रही है? हैदर ज़मान कुरैशी साहब से बात कर लेते हैं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, पीडीएम के जलसों की नई सीरीज़ का दूसरा जलसा है जो कल होने जा रहा है, और 2 जलसे मुलतवी हो गए थे। मरियम नवाज़ की जगह मियाँ शहबाज शरीफ कराची में मौजूद हैं। आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम वो इम्पैक्ट पैदा कर सकेगी जो पहले नहीं कर सकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपकी जो सवाल है उस पर बिल्कुल मैं 2 टोक अपनी राय दूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कल जो डीएम का जलसा है वो ज़रूर करें। माजी में उन्होंने स्वात में भी किया, 1-2 और जगह भी किया, और हमारा मौक़िफ़ और हमारा हदफ तो ये सेलेक्टेड हुकूमत है जिसकी नाअहली और तर्ज़ हुक्मरानी जो है आपके सामने, और अवाम इससे अब बिलबिला उठे हैं, और झूठों का अंबार है जो सुबह से शाम तक बताया जाता है, कौम को गुमराह किया जाता है। तो ये अपने अंदाज में अपोजिशन कर रहे हैं। हम समझते हैं कि पार्लियामान के अंदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अरसे से मोबिलाइज्ड है। हमने अभी आज़ाद कश्मीर में भी मुकाबला किया, उससे पहले गिलगित बल्दिस्तान में भी किया, हमने आपस में भी इलेक्शन लड़े हैं। हम डिफरेंट जमातें हैं, हम कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं है। बाकैफ मौलाना साहब की जमात के एक सीनियर रुकन राशिद सोमरो साहब का मैं आपके इस प्रोग्राम में बयान की मजम्मत करूँगा, और PML नवाज़ को ये सोचना चाहिए, जिनमें बड़ी वाइब्रेंट ख़वातीन हैं और उनकी एक सीनियर लीडर है मरीम नवाज़ साहिबा, कि वो एक ऐसी जमात के साथ मिलकर जलसा कर रहे हैं कराची में, और कायदे आज़म का मज़ार है वहाँ पे, फातिमा जिना की बहुत नहीं, वो राशिद सोमरो साहब, मौलाना साहब ने इसकी वजाहत कर दी है राशिद सोमरो के बयान की। उन्होंने कहा है अपने जलसे को खुद ही फेल कर रहे हैं और इसकी हम मजम्मत करते हैं जी। और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी अब इसकी वजाहत आ गई है। उन्होंने कहा जी ये ख़वातीन जलसे में शरीक होंगी। वो जो मर्जी कहते हैं, राशिद सुमरो वो है जो PTI के साथ मिलके बदीन में इलेक्शन लड़ता रहा है। राशिद सुमरो वो है जो आज़ाद कश्मीर में PTI के साथ मिलकर PML नवाज और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ता रहा है। तो हमें ये देखना है कि हम उन लोगों के साथ, और मौलाना का जो तर्ज अमल है उस पर भी सवालिया निशान है कि अगर उनकी अपनी जमात उनके कंट्रोल में नहीं है, कि सिंध में जाते हैं तो वो PTI के साथ अलायंस करके पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, AJK में जाते हैं तो PML नवाज के भी खिलाफ लड़ते हैं, हमारे भी खिलाफ लड़ते हैं। ये किस किस्म की ऑपोजिशन लेकिन है? ये तो फिर हैदर ज़मान कुरैशी साहब, उस वक्त भी उनका यही तर्ज अमल था जब मौलाना साहब को आपने PDM का सरबराह बनाया था सर। करेंगे और हर पाकिस्तानी मजम्मत करेगा। दूसरी बात यह है कि हम समझते हैं कि ये ऑपोजिशन जो है मिलकर पार्लियामान में हमने बहुत जगह जो है कोऑपरेट भी किया है, हुकूमत को टफ टाइम भी दिया है। हदफ एक ही है, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दोस्त जो हैं हमारी बात पर कायल हो जाएंगे। ये कोशिश कर रहे हैं शायद कि हम इनकी बात पर कायल हो जाएं, लेकिन इंशाअल्लाह डेमोक्रेसी इज द आर्ट ऑफ मेकिंग द थिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल। तो हम चाहते हैं कि इस हुकूमत को टफ टाइम दें। अगर ये कराची में जलसा कर सकते हैं ज़रूर करें, इनकी ख्वाहिश पूरी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत किसी किस्म का इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी, और ये इनका हदफ भी, ये सिलेक्टेड हुकूमत है, हमारा हदफ भी ये है। अंदाज़ सियासत और अंदाज़ स्ट्रैटेजी जो है थोड़ा फ़र्क है, और हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि पंजाब में और मरकज़ में जो हम इनको दलाइल दे रहे हैं हम इनको कायल कर लेंगे, और वी विल इंशाअल्लाह गेट दिस गवर्नमेंट आउट बिफोर देयर कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर। यही हमारा जो है ऑब्जेक्टिव है और यही हमारी स्ट्रैटेजी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मौलाना साहब जिनको आपने PDM का सरबराह बनाया था सर, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। असल में देखिए डीएम है, पीडीएम तो अब है नहीं ना, पी को तो आप ना गिना करें। और दूसरी बात यह है कि हमने तो छुरा रखा नहीं हुआ, हम तो तीर है और तीर सामने से चलाया जाता है, छुरे रखने वाले हम है नहीं। अब वो कौन सा छुरा था, कहां से छुरा था, कौन सी रात की तारीकी में चला है, इसकी वजाहत तो वो खुद कर सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन मैं भी समझता हूं कि वो एक बाजीरक सियासतदान है और उनको अपना जो है अंदरूनी मामलात को देखना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो ऑपोजिशन को एक पेज पर लाने के लिए अपनी जेन्युइन कोशिश करेंगे। और हम सब लोग हैं, PML नवाज के साथ हमारा उनसे बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप है, और हम पार्लियामान के अंदर बहुत सारी एरियाज पे कोऑपरेशन कर रहे हैं, जबकि JUI जो है वहाँ फैसिलिटेटर है हुकूमत की, वो नजर नहीं आती।
बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैंने आपको 3 मिसालें दे दी हैं, ये रिकॉर्ड की बात है कि बदीन में राशिद सुमरो, लाड़काना में राशिद सुमरो पीटीआई के साथ मिलकर, जीडीए के साथ मिलकर उन्होंने इलेक्शन लड़ा है। तो ये किस किस्म की सियासत है? पाकिस्तान की आवाम को, आपको ये कौन सी पीठ है और ये कौन सा छुरा है, इसकी वजाहत भी हमारे JUIF के दोस्तों को देनी पड़ेगी। चलें, अंदलीब अब्बास साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब जो नुक्ता उठा रहे हैं अंदलीब अब्बास साहिबा कि ये कैसी सियासत है कि एक तरफ तो आप PTI और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी मिलकर इलेक्शन लड़ रही है और फिर दूसरी जानिब आप दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी हैं। ये भी बताइएगा, और फिर दूसरा ये भी बताइएगा, जिस तरह ये कह रहे हैं कि अपोजिशन का हदफ एक ही है, स्ट्रैटेजी का फ़र्क हो सकता है लेकिन हदफ हमारा यही है कि हमने PTI को घर भेजना है। PDM ने माइनस पीपल्स पार्टी जलसों की एक नई सीरीज़ भी शुरू कर रखी है। आपको क्या लगता है अंदलीब अब्बास साहिबा कि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ आखिरी हरबा है या सिर्फ वो अपने वजूद को कायम रखने और ख़ुद को रेलिवेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं? जी शुक्रिया। देखिए, ये PDM जो है ना, ये मुखफ़फ़ है पाकिस्तान डेड मूवमेंट। अच्छा। और ये अब नहीं, इसकी वफ़ात हो गई थी दिसंबर में। आपको याद है दिसंबर में इन्होंने खुद कहा था, मरियम ने कहा था आर या पार लाहौर का जलसा, और वो पार और पाश पाश हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मेरे शेरों, आपने जाके इस्तीफ़ा मुंह पे मारना है स्पीकर के और वापस नहीं लेना। वो दोनों शेर, उन्होंने एक तो इस्तीफ़ा कहा कि जी ये हमारा नहीं था, पता नहीं कैसे पहुंच गए, और वो वापस लेके भाग गए। उसके बाद ना इस्तीफ़े हुए। उसके बाद कहा गया कि जी लॉन्ग मार्च होगा फरवरी में, वो लॉन्ग मार्च भी नहीं हुआ, शॉर्ट मार्च भी नहीं हुआ। उसके बाद कहा कि जी सेनेट के जो है हम इंतखाबात उसको हम बॉयकॉट करेंगे, वो इंतखाबात भी इन्होंने किए। उसके बाद था कि जी हम रैलियां करेंगे, जलसे करेंगे। आज तक कुछ नहीं हुआ। जलसा करने जा रहे हैं, ज़रूर करें, इनको करना चाहिए। हमने पहले ही कहा था, चलें अब तो रह गई हैं 9 जमातें, लेकिन 11 जमातें मिल के 9 महीने के अंदर एक मूवमेंट तो छोड़ कोई भी अपनी कही हुई चीज़ नहीं कर सके। अब ये बैठे हैं, क्या कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर, तो PDM में बैठे हैं। अब किस मुंह से ये जलसे करने जा रहे हैं वहाँ? आप सोचें, ऑब्वियसली उन्होंने खुद कहा है कि जी हम मौलाना की एक फॉलोइंग है, वो मदरसे के बच्चे ले आएंगे। मतलब इंडिपेंडेंटली एक 11 में से एक जमात नहीं है जो खुद एक जलसा कर सके। मुस्लिम लीग नून लाहौर में नहीं कर सकती, कराची के अंदर ये जलसा नहीं कर सकते। ये इनके जो जलसों के अंदर जो लोग आते हैं वो एक ख़ास कल्ट में से आते हैं, जिनको एक ट्रेनिंग होती है कि जी हमने वहाँ जाना है। अब मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे नाअहल और नालायक ऑपोजिशन शायद ये आपको मिले। आप देखें कि ये मुकमुका वाली ऑपोजिशन करते रहे, इन्होंने कभी जेन्युइन ऑपोजिशन नहीं की। ये हमेशा फ्रेंडली ऑपोजिशन करते रहे हैं, क्योंकि दोनों का माजी एक है। हमने कहा था कि ये इकट्ठे हो जाएंगे और ये इकट्ठे हो गए, लेकिन अफसोस के इकट्ठे भी नहीं हो सके। आप ये सोचे कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद चलाने गए थे, खुद आपस में एतमाद है। जो ये कह रही हैं अंदलीब अब्बास साहिबा माजरत के साथ कि आप ये कह रही हैं कि ये बिल्कुल नालायक ऑपोजिशन है, तो इस नालायक ऑपोजिशन के होते हुए तो आपको तो भरपूर मौका मिला है कि आप आवाम को मुकम्मल तौर पर रिलीफ दें। लेकिन महंगाई की सूरत हाल आज देखें कितनी ज़्यादा हो गई है। 3 साल कारकर्दगी आपने पेश की है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी तनकीद कर रहे हैं कि आपकी जो 3 साल कारकर्दगी है वो सिर्फ तारीखी महंगाई है और तारीखी बेरोज़गारी है। तो फिर इस तरह तो आप भी बराबर के शरीके जुर्म रहे ना। देखिए, इनके तो होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एक इसकी एक लॉजिकल मिसाल देती हूँ। जी ठीक है, मैं 5 साल अपोजिशन में थी, 5 साल ही हुकूमत में थे, उससे पहले भी ये 5 साल वाइट पेपर हम शाया करते थे हुकूमत की शाया करने से पहले। एक साल का आप जाके देख लें, क्योंकि मैं खुद लिखती थी वाइट पेपर। उससे पहले जब हमारी मूवमेंट चली थी धांधली की, तो हमने 2500 सफ़े का वाइट पेपर विद वीडियोस वो दिया था। आपको याद होगा, एहसन इकबाल खड़े होके कहते रहे, आपके प्रोग्राम में आके कहते रहे कि जी हम धांधली पे वाइट पेपर लिखेंगे। फिर मरियम औरंगजेब, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ अंदलीब अब्बास साहिबा कि आज PDM ने ऐलान किया कि वो वाइट पेपर लेकर आएंगे।
मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ ना कि ये एक लॉजिकल चीज होती है कि व्हाइट पेपर ऑपोजिशन का पहले आता है, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आता है कि जी देखिए ये इन्होंने साल कुछ नहीं किया, और उसके बाद हुकूमत उसको आके डिफेंड करती है और अपना वो बताती है। ये ऑपोजिशन का तरीका है, क्योंकि मैं हर साल लिखती रही हूँ। अब मसला क्या आएगा कि इस प्रोग्राम में भी आप देखना कहेंगे जी महंगाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया, एक फिगर इनके पास नहीं होगा और गलत फिगर्स बताएंगे। जब आप वाइट पेपर लिखते हैं आपको फिगर्स देने पड़ते हैं। अब इनके फिगर्स तो सारे ब्लास्ट हो गए हैं। ये कहते थे कि जी कोरोना में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है, हमारी ग्रोथ जो है वो 2% है। कोरोना में पाकिस्तान ने 4% ग्रोथ की, पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। दुनिया के 3 ममालिक हैं जिनको कहा गया कि इन्होंने कोरोना को भी और मईशत को भी एग्जाम्पल बनाया। उसमें नंबर 1 न्यूजीलैंड, नंबर 2 हांगकांग, नंबर 3 पाकिस्तान। ये इकोनॉमिस्ट ने दिया है। उसके बाद जहाँ महंगाई का आपका ताल्लुक है, महंगाई पूरी दुनिया में 1.5 साल से कोरोना है, सप्लाईज डिसरप्ट हुए हैं। आपने भी, आपके चैनल ने ये रिपोर्ट दी थी कि ग्लोबल महंगाई जो है 40% बढ़ी है पेरिशेबल्स में। पाकिस्तान की महंगाई बिल्कुल थी 13%, 13.3% थी पहले साल 2019 में, 2020 में वो 9.7% थी। इस साल वो 8.40% है, जो कि इंटरनेशनल महंगाई से बहुत नीचे है। आप देखें पेट्रोल की प्राइसेस 118 हैं और इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस 198 हैं। बांग्लादेश में पेट्रोल की प्राइसेस 173 है। और आपको पता है कि जिस एडिबल ऑयल की प्राइसेस दुनिया में 53% बढ़ी हैं, लेकिन हमारे यहाँ 198 और 173 की बात कर रही हैं, उनका रुपया भी तो तगड़ा है ना अंजलिब अब्बास साहिबा। नहीं, ये मैं सॉरी, मैं इसको कन्वर्जन टू मैं रुपीस पे बात कर रही हूँ। ये जो 198 है ये पाकिस्तान रुपीस इक्विवेलेंस है, और मैं इसको आपको दिखा भी देती हूँ। ये मेरे पास सारे इसकी सोर्सेज भी हैं, ये देख लें कि इंडिया 198 रुपये 81 पैसे, बांग्लादेश 169.11, नेपाल 151.91। इस वक्त जो सबसे कम डिवैल्यूएशन हुई इस साल वो पाकिस्तान में हुई है। जो इंडियन रुपी है और बांग्लादेशी टिका है, वो सारे जो हो रहे हैं वो ज्यादा हैं। अब देखिए, मैं आपको आपने महंगाई का कहा, जो सबसे बड़ा रीजन है, जो जिस तरह बिजली का कहते हैं, मैं तो देखें ना कि डॉलर का रेट कहां से कहां पहुंच गया, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। आप तो फिर इसको जस्टिफाई कर रही हैं कि पाकिस्तान में 120 रुपए पेट्रोल सही मिल रहा है। 120 तो तारीख में सबसे बुलंद तरीन सतह है पाकिस्तान में। नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आपको याद होगा कि जब भी आई है, मैं सॉरी, मैं आपकी तरफ भी मैं पीपल्स पार्टी के आपको याद होगा दौर में 164 रुपए पेट्रोल था। आपको याद होगा, अगर आप में दम है तो वो आप क्लिप लगाएं जो अभी जी 164 रुपए पेट्रोल जी आप जरा चेक करवाएं। 148 रुपए पेट्रोल था, 148 रुपए पेट्रोल था। आप चेक करवाएं, चेक करवाएं हाईएस्ट क्या था। 164 रुपए लीटर पेट्रोल था। 164 रुपए लीटर कह रही है, बैरल कह रही है, क्या कह रही है? आप अगर मेरी बात सुनेंगे ना, 1 सेकंड चुप कर जाएं, ठीक है? आपको पता है ना कि पीपल्स पार्टी के दौरान 24% महंगाई थी। जब इनसे पूछा जाता है, कायरा साहब मेरे साथ कितनी दफ़ा आए हैं, और उन्होंने कहा हाँ 148 से 160 रुपए पे गया था पेट्रोल, क्योंकि वो जंग हो गई थी और पेट्रोल जो है उसकी शॉर्टेज हो गई थी। ये खुद का है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहती हूँ, की बात कर रही हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं, मैं लीटर की बात कर रही हूँ। आप चेक करवाएं अपने रिसर्चर से कायरा। और ये भी, अच्छा मेरी बात सुन ले, आप क्यों नहीं चेक मेरी बात कर रही हैं? बिल्कुल मैं आपको चैलेंज करती हूँ। 24% इनकी महंगाई थी, 24%। ये चेक करवाएं। अंजलिब अब्बास साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रुप में सबसे ज्यादा फवाद, अब किसी और ने भी बात करनी है, ये इन्होंने करना है प्रोग्राम। मेरी बात सुन लेना, एक ब्रेक लेनी है मुझे। बात सुन ले, मैं आ रहा हूँ आपकी जानिब। 148 रुपए और 164 रुपए आखिरी बात पहुंचा है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे, जो कि बहुत बड़ा दावा कर दिया अंजलिब अब्बास साहिबा ने। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पेट्रोल की जो कीमत है वो आजकल के दौर में 120 रुपए फी लीटर। बहरहाल हैदर ज़मान कुरैशी साहब आपसे भी गुफ्तगू करेंगे, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, आपकी जानिब आ रहा हूँ मैं। अनलीब अब्बास साहिबा ने बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया आपके ऊपर कि आपके ज़माने में 24% तक महंगाई थी, 148 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल हो गया था, 164 रुपये फ़ी लीटर तक गया था। ये कब की बात हो रही है सर? क्या इसका जवाब देंगे आप? हैदर साहब सुन सकते हैं आप मुझे? मेरा ख्याल है कि उन तक आवाज़ नहीं जा रही है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब के पास भी जाएंगे, लेकिन चलें थोड़ा सा गुफ्तगू का मोड बदलते हैं। आप ये बताएं डॉक्टर अफनान साहब कि हमें ये लग रहा है कि मरियम नवाज़ साहब तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो मरियम नवाज़ साहिबा सेहतयाब भी हो रही हैं, लेकिन वो कराची के जलसे का हिस्सा नहीं है। हालांकि शहबाज शरीफ ख़ुद भी सेहत के मसाइल का शिकार हैं और चेकअप के लिए बाहर भी जाना चाहते हैं। क्या आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नाकामी के बाद मुस्लिम लीग नून ने एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ के मुफाहमती फार्मूले का तजर्बा करने का फ़ैसला तो नहीं किया? देखिए, ये सारी की सारी स्पेकुलेशन है जो कि मुस्लिम लीग नून के मुखालफीन जो है वो करते हैं ताकि हमें डिस्क्रेडिट किया जाए। मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है। मरियम नवाज़ साहिबा जो है वो बहुत पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान की, इसमें कोई शक ही नहीं है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लीडरशिप के अंदर हम तमाम मुत्तहिद हैं और इस तरह का कोई मामला है ही नहीं कि कोई ये है तो वो है। इस तरह धड़े तो पता नहीं, अगर इस तरह हम सोचें तो पता नहीं कितने धड़े तो PTI में जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। तो मैं कुछ बातों का जवाब देने, मैंने अभी चेक कर लिया है कि पीपल पार्टी के दौर में 100 रुपये लीटर से ऊपर नहीं गया। नहीं 114 रुपये लीटर जो है ये मेरी बहन पता नहीं 114 पे गया, लेकिन 114 पे अगर आप मुझे जो भी मिला पास फिगर्स हैं ये 148 नहीं 164। अच्छा, फिर मेरी गुजारिश सुन लेना एक मिनट। देखें, फिर इन्होंने कहा कि हम जलसा नहीं कर सकते। कश्मीर में जलसे किसने किए? सियालकोट में जलसे किसने किए? डस्का में किसने किए? मतलब कि कोई सर पैर होना चाहिए ना बात का। जी जी। हवाई मामला जो है वो अब ये कह रही है जी वाइट पेपर। मेरी गुजारिश सुन ले, मैंने नहीं बोला आपकी बारी में। वाइट पेपर इन्होंने कहा नहीं दिया। इकोनॉमी पे वाइट पेपर हमने दिया बजट के टाइम के ऊपर। अगर आप कहते हैं मैं भी आपको दे देता हूँ ये बात। और वाइट पेपर कोई चीज नहीं होता। वाइट पेपर से कुछ नहीं बनता। आपको एक्चुअल फिगर देखनी होती है, डेटा देखना होता है कि एक्चुअल है क्या। वाइट पेपर कोई आसमानी सहीफा नहीं होता जो क्या कहते हैं जिससे मामला चलाया जाए। फिर इन्होंने कहा जी कोरोना जो है उसमें दुनिया की बेहतरीन जो है वो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही। आप अभी गूगल कर लें और लोग मेरे बैठ के सुन भी रहे हैं कि ब्लूमबर्ग ने जो है वो कंट्री रेजिलियंस रेटिंग की पूरी दुनिया में 53 मुल्कों की, उसके अंदर पाकिस्तान 43 नंबर पे आया। पहले नंबर पे नॉर्वे आया और इंडिया, जिसको ये रोज़ाना मजाक उड़ाते हैं हमारे ये जो इमरान खान साहब है, वो 42 नंबर पे आया, इनसे एक नंबर ऊपर था। तो ये बात है, ये गैर संजीदा लोग हैं। ये हवाओं में बात करने का इनको शौक है। ये कोई इनका ज़मीन पे है ही ना, इनकी कोई रिसर्च है ना इनको कोई परवाह है, क्योंकि इन्होंने ना पहले अवाम से वोट लिए ना इन्होंने आइंदा अवाम से वोट लेने। इनका सिर्फ एक काम ये है कि ऑपोजिशन को गाली दो, सुबह शाम गाली दो। ये एक आपने जो इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि भाई ये अवामी नुमाइंदे नहीं है, तो फिर किसके नुमाइंदे? भाई अवामी नुमाइंदों ने वोट लेकर ही तो फिर वो ये उनके नुमाइंदे कहाँ से आए? ये उनके नुमाइंदे जिन्होंने इनको इलेक्शन रिग करके जितवाया है। ये अवाम के नुमाइंदे थोड़ी हैं। अवाम के नुमाइंदे होते तो आज इतनी महंगाई ना होती। चले अवाम के नुमाइंदे होते हमारा राब्ता बहाल हो गया है। आप कह रहे हैं कि अवाम के नुमाइंदे होते तो इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं होती। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, 148 रुपये पेट्रोल, 164 रुपये पेट्रोल, बराह रास्त इल्ज़ाम लगा दिया आपके पास अनलीब अब्बास साहिबा ने। तो ये कौन से ज़माने में आपने इतनी महंगाई कर दी थी? 24% तक महंगाई चली गई थी। क्या ये बात सही है? चूँकि मुझे तो 114 रुपये याद है पेट्रोल। अच्छा, याददाश्त के मामले में ना PTI के लोगों को अक्सर गंजरी सिंड्रोम हो जाता है। वो याददाश्त इनकी है नहीं है, 5 मिनट के लिए आती फिर ये भूल जाते हैं। ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो है हाईएस्ट ऑयल प्राइस ये है। मैं अब तेल पे अगर प्रोग्राम करना है ना तो अंदलीब तो समझदार पढ़े लिखे लोगों में से इनकी पार्टी में, बाकी तो वो जो है ना फिल्मेजियाँ हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई 2008 में। अब तहम्मुल से मेरी बात सुनिएगा जी सर, ठीक है। उस वक्त 82 रुपए या 83 रुपए का डॉलर था, समझ रहे हैं मेरी बात। और हाईएस्ट ऑयल प्राइस जो गई है $147, बिल्कुल ऐसे 148 समझ हो गया। आपका हिसाब मेरे से ज्यादा बेहतर होगा। हाँ। जो मर्जी आप लगा लें, उस वक्त 80 से 85 रुपए से ज्यादा तेल का रेट नहीं गया और किसी सूरत 100 रुपया नहीं गया। मुझे नहीं पता ये $147 को इन्होंने गलती से जल्दी में आते हुए पढ़ लिया होगा। मैं इनको मार्जिन ऑफ एरर दूंगा।
आज सही है, बिल्कुल ठीक। $67 पर बैरल तेल है, पर बैरल और डॉलर के क्या कहने हैं, हमारे हैंडसम प्राइम मिनिस्टर की वजह से 167 का आज हो गया है। तो अभी ये 30 रुपए पीडीएल का इंपैक्ट आना है, और आप लिख लें ये वॉइस क्लिप भी, ये 150 रुपया लीटर होना है पाकिस्तान में, इन्होंने कमिट किया हुआ है। अब बातें गलत करना गलत मुनासिब नहीं होता पढ़े लिखे लोगों को, बाकी हल्ला गुल्ला आप जो मर्जी कर लें। अब इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, मैं डॉलर टर्म्स में बात करता हूं। जो आज इन्होंने एफबीआर का टारगेट रखा है, अगर आप डॉलर टर्म्स में देखें तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है उससे कम है। और क्या वो कंटेनर के क्लिप थे, समा वालों के पास तो होंगे सबसे ज्यादा, आप वो निकाले ना, वहां तो कभी ग्लोबल की बात नहीं की। उन्होंने कहा था हुक्मरान करप्ट हो, चोर हो, डाकू हो तो तेल महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, खाने पीने की अशिया महंगी होती हैं, बिल नहीं देना, बिल जला दो। उस वक्त तो एशिया के किसी मुल्क के फिगर्स नहीं दिए, और जब ये अब इतने इनको बने बनाए टॉकिंग पॉइंट्स मिलते हैं, ये सारे आके बोल देते हैं। ये भी साथ बताएं ना कि बांग्लादेश की पर कैपिटा क्या है, इंडिया की पर कैपिटा क्या है, नेपाल की पर कैपिटा क्या है, वहां मिनिमम वेज रेट क्या है, आपके रुपए के मुकाबले में उनका रुपया क्या है, यानी वहां का रेट। अरे भाई, यहाँ के लोग हैं जो भूखे मर गए हैं आपकी वजह से, यहाँ का किसान है जो पिस गया है, और झूठ पर मबली 4% जीडीपी। मैं आपको यहाँ बैठे हुए इनके मुंह के ऊपर बता देता हूं इनका व्हाइट पेपर क्या है। इन्होंने कहा कि 27.5 मिलियन टन गंदम हुई है, ठीक है। आपके आलमी इदारे जो हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उन्होंने सैटेलाइट इमेजरी से बता दिया कि आप 26 मिलियन टन है। तो इन्होंने 1.5 मिलियन टन वहां वीट की प्रोडक्शन ओवर बलून की एग्रीकल्चर ग्रोथ दिखाने के लिए। उसके बाद कॉटन आपकी 36% एप्टमा और पाकिस्तान कॉटन जिन्नस। लेकिन हैदर जमान कुरैशी साहब, हुकूमत ये भी तो कह रही है ना साथ में कि अगर 28% महंगाई हुई है तो 37% आमदनी में भी तो इजाफा हुआ है ना, इसको भी तो आप क्रेडिट दें हुकूमत को। करवा रहे हैं। बिजली का रेट बढ़ा है 65% पिछले एक साल में, उन्होंने इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने में और सीपीआई में उसको 21% लिया है। मतलब है कि झूठ, नाकारा फरेब और गलत बयानी जो है, बड़ी है ना हुकूमत का ये कहना है। 300 अरब रुपए का आटे का टीका, 250 अरब का चीनी का टीका, दवाइयों का टीका, 300 अरब का पेट्रोल पंप। अभी कहते हैं कि हमारे लिए व्हाइट पेपर, अरे भाई आपके लिए तो काला हो गया, पेपर ही वाइट नहीं रहा। इतने आपके काले कारनामे और करतूत हैं, गरीब आदमी पिस गया। चले जवाब भी लेने देना, फेलियर है, जवाब लेने देना, जवाब लेने बात नहीं करते। कोई आपको एम्बेसडर लेवल भी बंदा फोन करे तो आप पूरी मीडिया कैंपेन चलाते हैं कि मिस्ड कॉल आ गई, मुझे फोन कॉल आ गई। खुदारा पाकिस्तान की आवाम को झूठ ना बोलें। और इनका जो इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, शायद आप तक आवाज नहीं जा रही है, स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, वो आपके लोन और बोरोड मनी को अगर आप माइनस कर दें तो आप माइनस में, करंट अकाउंट डेफिसिट आपका हर महीने 2 से 3 अरब डॉलर बलून कर रहा है। और 12 मई 2021 के बाद 15 रुपया गिर गया। ये तो कहते थे कि बूमिंग इकोनॉमी है, ये तो कहते थे हम एटीएम्स को कभी एनआरओ नहीं देंगे और कभी हम एमनेस्टियां नहीं देंगे। किसने दी हुई है ये रियल एस्टेट की एमनेस्टियां? मेरा ख्याल है कि हैदर जमान कुरैशी साहब, जिस तरह से आपने सारी मईशत की सूरत हाल बताई है, इसका जवाब भी ले लेते हैं ना। अनलीब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है कि हम कुछ नहीं पूछेंगे। खुदारा जवाब भी लेने दें हैदर भाई। गलत बात को आपको कंडेम करना चाहिए, और नेशनल टेलीविजन पर आके आप ऐसे फैक्ट्स देते हैं। पीपल्स पार्टी की आपने पिछले महीने तो आके एक्सपोर्ट्स क्रॉस की हैं, यानी जो 2013 में हमने छोड़ी हैं। तो आप जहां इन्फ्लेशन की बात करते हैं, मेरा ख्याल है चेक करें, शायद आवाज नहीं जा रही है। तारीख में पहली बार हो रहा है कि हुकूमत कह रही है जी इन्फ्लेशन 10.5-11% है और पॉलिसी रेट स्टेट बैंक का 7% है, यानी महंगाई से 4% नीचे स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट रखा हुआ है। और उसकी गर्दन पर इन्होंने तलवार रखी हुई है गवर्नर की कि नहीं आप एक जो बहुत बड़ा इल्जाम लगता है ना, उसका जवाब ले लेते हैं हैदर जमान कुरैशी साहब। जो आपने इल्जामात लगाए हैं हुकूमत के ऊपर, अनलीब अब्बास साहब आप बताएं कि इमरान खान साहब ये कहा करते थे माजी में कि महंगाई हो तो समझ लें कि हुक्मरान करप्ट है, और जब डॉलर 1 रुपया महंगा होता है तो अरबों रुपए हमारे ऊपर कर्जा बढ़ जाता है। तो बताएं मुझे फिर 3 साल में क्या फिर ये बेसिक जो इसके इकोनॉमिक्स के उसूल हैं ये भी तब्दील हो गए क्या अनलीब साहिबा? अच्छा, ये देखें, ये मेरे पास इस वक्त मैंने खोला हुआ है सितंबर 17, 2012। सही है। 2012 में किसकी हुकूमत थी? पीपल्स पार्टी की थी। और ये खुद मान गए कि जो ऑयल था वो $148 पे था। जो पेट्रोल की कीमत लिखी हुई है, ये आप चेक कर लें। पर बैरल की बात नहीं मैं कर रही, पाकिस्तान में 148 रुपए पर बैरल है। 148 मेरी बात सुने, पर बैरल की बात नहीं कर रही मैं, ये पर लीटर लिखा हुआ है, रुपीस पर लीटर। HOBC 17 सितंबर
2012 137.96 137.96 है 17 सितंबर 2012 को। मैं बीच में नहीं बोली इसलिए मुझे बोलने दे। तो 2000 ये आप अपने रिसर्चर से कंफर्म करा ले, मैंने आपको डेट भी दी है, मैंने सिर्फ एक निकाली है डेट इनके दौर की 17 सितंबर 2012। ये इसकी वेबसाइट में आपको बताती हूँ। जी ये है POL, ये कौन पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है? पीपल्स पार्टी के खिलाफ पाकिस्तान ऑयल लिमिटेड आर्काइव्स के अंदर ये सारे सालों की एक साल की इन्होंने दी हुई है, पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स और सारी, और वो इसमें से आप देखें ये डॉलर पर नंबर 1 और नंबर 2 ये आपको नहीं, मैंने जो कह दिया पढ़ के दिया है, ये आप अभी चेक कर लें। और बीच में मत बोले, आप अपने आप को खुद प्रूफ कर रहे हैं बीच में बोल के कि आप बिल्कुल सच नहीं सुन सकते। दूसरा, जब आपने व्हाइट पेपर नहीं लिखा और अब कह रहे हैं कि आप लिखेंगे, आपने प्रूफ कर दिया कि आपके पास कोई किसी किस्म का रिटन एविडेंस नहीं है, लिखा है, आप जीरो हो गए। तो बता रहा था अच्छा, कि लिखा है दूसरी बजट के मौके पे वो कह रहे हैं हमने व्हाइट पेपर दिया है, उसने आप नहीं, अभी आज कहा है उन्होंने, पीडीएम ने कहा है कि अभी हमसे लिखना है, इकोनॉमी पे व्हाइट पेपर दिया है, पीडीएम ने लिखना है ये अपनी। अच्छा, वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं झूठा है। इमेजिन करें, आज शहबाज शरीफ का बयान है कि हमने देना है अभी व्हाइट पेपर, और शहबाज शरीफ को कह रहे हैं झूठा है। अब कहेंगे ये भी, ये आपने बजट पे दे चुके हैं, अब जो मर्जी कहे, पकड़े गए, अब मुसीबत पड़ गई। शहबाज शरीफ को झूठा कह रहे हैं, शहबाज शरीफ को झूठा कह रहे हैं। आज बयान आया पीडीएम से, इमेजिन करें, आज बयान आया कि व्हाइट पेपर लिखना है, आज बयान आया है। अफनान साहब ऑन रिकॉर्ड है, कह रहे हैं कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से झूठ बोल रहे थे, जारी करेंगे। सारी 3 साल कारकर्दगी का व्हाइट पेपर नहीं शाया किया। आपको शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने 3 साल कारकर्दगी में नहीं दी, कभी लिखना है। इनको खुदा के वास्ते वजीर बना दे, खुदा के वास्ते वजीर बना दे इनको, ताकि ये बचकाना हरकतें बंद हो जाए। ये पकड़े गए, ये भूल गए, ना फैक्ट्स है, ना फिगर्स है, ना कुछ है, बचपन है सारे का सारा। आज अभी अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये आप एक क्लिप लगाएं, इनको दिखाएं, अगर आप में वाकई आप चाहते हैं कि इनको मेहर बुखारी का प्रोग्राम है, खाकान अब्बासी बैठा हुआ है। मेहर बुखारी ने खाकान अब्बासी को कहा कि आपके दौर में 130 रुपए थी चीनी, 100 रुपए पे अंडा गया। ये क्लिप मैं आपको कहती हूँ, अभी अपने रिसर्चर को कहीं लगाए, और खाकान अब्बासी कुड नॉट रिप्लाई, जवाब नहीं दे सका। ये क्लिप लगाएं, ये हर जगह वायरल हुआ है। अंदीप साहिबा देखें वो क्लिप आप सही कह रही हैं, वो देखा हुआ है प्रोग्राम, लेकिन क्या ये जवाब दुरुस्त है कि उनकी हुकूमत में महंगाई थी तो आपकी हुकूमत में भी महंगाई होनी चाहिए? ये जवाब तो नहीं बनता ना। नहीं, सॉरी, उसी पे तो इमरान खान साहब तनकीद करते रहे माज़ी में। कोरोना नहीं था, ये 1.5 साल कोरोना रहा है, जिसमें अमेरिका में इस वक्त आग लगी हुई है महंगाई की। बहुत मसाइल थे अंदीप अब्बास साहब, शायद आप भूल रही हैं, उस वक्त दहशतगर्दी थी, सैलाब आते थे, मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद महंगाई इतनी नहीं थी अंदीप साहिबा। मेरी बात सुने, क्या आप कंपेयर कर सकते हैं कोरोना को? क्या आप कोरोना को कंपेयर कर सकते हैं सारी दुनिया से? मैं कंपेयर करने की बात नहीं कर रहा, मैं कंपेयर करने की बात नहीं कर रहा, मैं बात कह रहा हूं आपसे। इंटरनेशनल सारी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है। नहीं, आप देखें, पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आप देखें, ये बीच में बोलेंगे, और नाजरीन ये जब बोलेंगे इसका मतलब है कि ये रौला डाल के इनके लाजवाब हो गए। जब ये बीच में बोलेंगे ये लाजवाब होंगे, क्योंकि ये मेरी बात नहीं करने देंगे। कोई बीच में नहीं बोल रहा, आप जल्दी से पहले सर अपनी बात को कंटिन्यू करें, ये बीच में बोल रहे हैं, ये बीच में बोल रहे हैं, 120 दिन कंटेनर पे बोलते रहे, ये बीच में बोलते जाएंगे, ये बीच में बोलते जाएंगे। आज ये मान गया जी, इन्होंने कहा तो 120 दिन बोले थे, पूरी कौम ने बर्दाश्त किया था, कि हमने व्हाइट पेपर लिखना है और नौटंकी, वो इन्होंने कहा गलत है। इस बात को मुकम्मल कर लें। मैं सिर्फ अंदीप अब्बास साहब आपको बता दूं, जिस वक्त की आप बात कर रही हैं, माजी की बात कर रही हैं, उस वक्त मिलिट्री ऑपरेशंस भी हुए थे हमारे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगा था, लेकिन आप उसको इस तरह से इन हालात से कंपेयर नहीं कर सकती अंदीप अब्बास साहिबा। कोरोना नहीं, सॉरी, कोरोना 100 साल में ऐसी मुईशत तबाह करने वाला
कोई इंसिडेंट नहीं है 100 साल में कोरोना जैसा। इस वक्त आपको पता है अमेरिका, इस बात को समझने की कोशिश करें कि महंगाई तो कोरोना से पहले भी थी ना, महंगाई से आज की थोड़ी है। तो यही तो मैं कह रही हूँ, बड़ा वायरस है, यही तो बात है कि कोरोना के बाद इसके बावजूद कि कोरोना ने सारी दुनिया को कर दिया, पाकिस्तान में इससे भी कम है, पाकिस्तान में दुनिया से कम है महंगाई। ये एक अचीवमेंट है। इकोनॉमिस्ट के अंदर आया है कि 3 अच्छा, एक बात बताएं, एक बात तो बता दो, मुझे बताएं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन कौन है? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, WF। एक बात तो बता दें प्लीज। ओहो माशाल्लाह, हैदर साहब फवाद, हैदर साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास, ही बस मुकम्मल कर लें, मैं आ रहा हूँ आपके एक सवाल पूछ सकता हूँ अंदलीब से? चलें, नहीं मेरी तरफ से एक सवाल पूछ लें। बताएं ये बताएं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन कौन है? आपके पास जवाब ही कोई नहीं है, आपके पास नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन कौन है? जहालत ही होता है। बताएं ना, आपकी हुकूमत है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन कौन है? अभी उन्होंने रिजाइन बता तो दें, वजीर होता है आपकी काबीना में है, बता तो दें उसका नाम। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का, इतनी जो इन्वेस्टमेंट आई है, इकोनॉमी बूम कर रही है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन बता दें। ब्रेक पे ना चाहिएगा फवाद, फोन पे नहीं देखने दूंगा, बता दें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का चेयरमैन कौन है? बता रही है कौन है अदली बाबा साहब? बता रही हूं, अभी कोई नहीं है, 9 महीने से कोई नहीं है। हारून शरीफ के बाद अभी रिजाइन किया है। कमाल करती हैं आप। नहीं सॉरी, छोड़ के गया चैलेंज अभी रिजाइन किया है। चैलेंज करती हूँ, आतिफ बुखारी ने अभी रिजाइन किया है, अभी रिजाइन किया, लास्ट मंथ उन्होंने रिजाइन किया, 9 महीने नहीं हुए। ये गलत प्रूव हो गए। हारून शरीफ के बाद बिल्कुल वो नहीं आए थे, उससे पहले जुबैर गिलानी थे, जुबैर गिलानी के बाद आतिफ बुखारी आए। पकड़े गए अंजलि अब्बास साहब एक ब्रेक के ऊपर मुझे जाना है, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो चुका है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और इस गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है और इसमें कराची में जो केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है उससे मुताल्लिक भी अपने मेहमानों से बात कर लेते हैं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, फैक्ट्री में आग लगी है, आपके ख्याल में कराची में फैक्ट्री में लगने वाली आग में 18 मजदूरों का जिंदा जलकर जाँ बहक हो जाना, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? क्या सिंध हुकूमत इससे बरी जिम्मा है? जो 13 साल से आप लोग यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं, जवाबदेही तो आपसे भी होनी चाहिए ना सर? फवाद देखिए, सिंध हुकूमत की जिम्मेवारी है और लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है और वो उसको पूरा करते हैं। लेकिन अगर आपके घर के अंदर शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से आग लग जाए तो जिन्होंने प्लानिंग परमिशन दी होती है या जो उसको इंस्पेक्ट करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन प्राइमरी वो होती है जिसने अपने एसेट्स को मेंटेन करना है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को। फैक्ट्रीज एक्ट वहाँ पे है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कानून मौजूद है, लेबर डिपार्टमेंट इंस्पेक्शंस भी करता है। लेकिन हादसा तो कहीं भी हो सकता है। हादसे की तो इंस्पेक्शंस सिविल एविएशन भी करती है, लेकिन हादसा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता सर, बात देखें हैदर ज़मान कुरैशी साहब, ज्यादती हो जाएगी। बात हादसे की नहीं है, इंसानी हादसों की है। एक जान भी अगर किसी की चली जाए तो फिर उसका जवाब तो देना है। हादसे हो गए, ऑयल टैंकर उलट गए, रेल की बोगियां उगड़ जाती हैं, सैकड़ों की तादाद में जानों का ज़या होता है। और हमें बड़ा अफसोस है और हम समझते हैं कि फायर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जहां पे वो जिस वजह से वो वाकया हुआ है, यकीनन जो फैक्ट्री मालकान हैं वो फर्स्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जिस लेबर डिपार्टमेंट के जोन के नीचे वो आता है उन अफसरान की भी है कि अगर उन्होंने जाकर इंस्पेक्ट नहीं किया या उनको जो है वार्निंग नहीं दी या उसको रेगुलेट नहीं किया, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हजूर उसी की होती है जो कस्टोडियन है, जिसका एसेट है, जो एम्प्लॉयर है, और उसकी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस होती है। कानून भी यही कहता है, लेकिन उसके बावजूद हमें बहुत अफसोस है और हम इसको दोबारा
रीवैम्प करके हमने लेबर लॉज को बहुत इंप्रूव किया है, हमने वॉच एंड वार्ड को बहुत इंप्रूव किया है। लेकिन ये वाकया कराची में हो जाए, सखर में हो जाए, पंजाब में हो जाए, कहीं पे भी हो जाए, उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उन लोगों पे होती है जिनका एसेट है और जो एम्प्लॉयर है। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारी हमदर्दी है एंड आई डेफिनेटली वुड एक्सपेक्ट द सिंध गवर्नमेंट एंड द लेबर डिपार्टमेंट टू इमीडिएटली लुक इनटू इट। और अगर कहीं हमने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बेहतर करना है और उसकी रेगुलेशंस को, उसकी इंस्पेक्शंस को और सख्त करना है तो हमें जरूर करना चाहिए। हर जान जो है हमारे लिए कीमती है, लेकिन हम ऐसे ही हुकूमत नहीं है कि 200 रेलवे के हादसे हो जाएं उसको उठा के इंटीरियर मिनिस्टर बना दो और उसकी पूछगछ कुछ ना करो, जिंदा लाशें जल जाएं ट्रैक्स के ऊपर, लेकिन कोई जो है वो वली वारिस ना बने। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर एडमिट करते हैं, आई विल नॉट रन अवे फ्रॉम दैट, बट हैविंग सेड दैट वी हैव रीवैम्प्ड द लेबर लॉज, वी हैव रीवैम्प्ड द फैक्ट्रीज एक्ट, नई लेजिस्लेशंस वहां आई हैं, हमने स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव किया है, लेकिन अभी भी हमें इंप्रूव करने की जरूरत है। आई विल एग्री विद दैट। ठीक है, नुक्ता आ गया आपका। आप ये बताएं डॉक्टर अफनान साहब कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे कराची में मौजूद हैं, आप नहीं समझते कि इतना बड़ा इंसानी हादसा इसने जन्म लिया है, मियाँ शहबाज शरीफ को कम से कम उन लोगों के घर पर जाना चाहिए था, और यही अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के तहत होता या किसी उनके सूबे में होता और वहाँ पर इमरान खान साहब नहीं जाते तो आप तो उनके ऊपर लान तान करते। मियाँ शहबाज शरीफ को भी जाना चाहिए था चूँकि कराची में मौजूद हैं वो। देखिए हमने ऑलरेडी इस चीज़ को क्या कहते हैं कंडेम भी किया है, और हम जो है वो मतलब कि ज़रा हम अपना हमारे लीडरान वगैरह इंगेज होते हैं इन चीज़ों के साथ, लेकिन हम किसी की कहने के ऊपर अपना स्केड्यूल नहीं बिल्ड कर सकते। हमने अपना स्केड्यूल अपने हिसाब किताब से ही बिल्ड करना होता है। और मैं कुछ बातें जो हैं वो उनके ऊपर मैंने भी चेक कर लिया, सितंबर 2012 में 85 रुपये पर लीटर थी ऑयल की प्राइस। वो मेरी गुजारिश सुन लें, वो मेरी बहन ने पढ़ा है ना, वो शायद ये इन्होंने या तो हाई ऑक्टेन पढ़ लिया या कोई और, पेट्रोलियम की बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। ठीक है, दूसरा मैं जानना चाहता कि हर प्रोग्राम में पकड़े जाते हैं कि रेड लिस्ट बड़ा अहम मसला है, बड़ा अहम टॉपिक है, इसके ऊपर अब हम आ गए। डॉक्टर साहब आप भी ऐसा ना करें, अंदीप साहब आप भी ऐसा ना करें, झूठ बोलते हैं ये, हर दफा आके पकड़े जाते हैं। सुन ले अंदीप साहब बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब को कंटिन्यू करते हैं, आपकी बात सुनिए। यहाँ पे इन्हीं को सर्कस लगाना है तो आप लगा ले, फिर सर्कस बोले जल्दी से, इनको कहें लगा ले सर्कस, लिखा था इनको अकेले ही बुला लिया करें, इनको ये अकेला ही सर्कस लगा ले, किसी को बुलाया ना करें। अभी पकड़ा गया था इनका झूठ। भाई अब बात ये है कि अंदलीब अब्बास साहिबा को अगर थोड़ी सी भी अकल होती ना तो ये शायद पीटीआई में होती ना। ये पीटीआई में है ही इसलिए क्योंकि इनका अपर चैम्बर ये 135 रुपए लीटर किनवा रही है, जब है ही नहीं है कहते। अब ये देखें, ये जाती मैं ये कह रहा हूँ कि यूके की रेड लिस्ट के अंदर, यूके की रेड लिस्ट में आप मुझे बोलने नहीं देंगी ना तो फिर मैं आगे से जवाब ही दूंगा आपको। आप अपनी कहानी अपने टाइम पे बात करिएगा। अपर चैम्बर बिल्कुल खाली हो, बंदे का क्या कर सकते हैं? देखिए किसी का अपर चैम्बर खाली हो, हम क्या कर सकते हैं? इंसानी जानों का मामला है। देखिए ये हर वक्त बात कर रही है, सर्कस लगाया हुआ आपने के साथ। हैदर साहब एक मिनट, हैदर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब आप बोलें प्लीज। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें यूके की रेड लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को मेंटेन किया गया है अभी आपको रिसेंटली, और उन्होंने पता है क्या बोला है? उन्होंने कहा अब नंबर फजिंग करते हैं इसलिए हमने आपको रेड लिस्ट में मेंटेन किया है। ये हुकूमत है, ये नंबर फजिंग की मास्टर है। ये इन्होंने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है उसका आज तक जो है हेड नहीं लगाया। यार ये क्या करार दे दिया आप, यार ये क्या आप इनको अकेले ही बुला लिया करें, उनको झूठा कह रहे हैं यार, ये कमाल ही है वैसे यार। उनको आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं आपको लेके देना है मैंने। हाँ, बात तो करने दें, आपको इतनी लंबी आपकी कहानी सुनी है जल्दी से। यार आपको समझ में नहीं आ रही मेरी बातें, आपको मेरी बातें नहीं समझ में आएंगी। आप 2 मिनट खामोश रहे, आप 2 मिनट खामोश रहे, आपको समझ नहीं आएंगी, आपके ऊपर से गुजर जाएंगी, समझ नहीं आ रही, आपके ऊपर से गुजर रही है, झूठ की आपको समझ में नहीं आएंगी, आपके ऊपर से गुजर रही है। नहीं वो झूठ तो आप लोग बोलते हैं ना, पीटीआई वालों का काम ही क्या झूठ बोलने के अलावा, आप दूसरों को दर्ज देंगी। सबसे बड़ी झूठी आप खुद है। चले मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है प्लीज आज तक इन्होंने हेड नहीं लगाया। नहीं यार ये मैं कह रहा हूँ आप झूठ बोलती हैं। आपने सर्कस लगाया हुआ यहाँ पे, सारे पाकिस्तान में सर्कस लगा हुआ है आप लोगों का, आप किसी और को बात ही नहीं करने दे रहे। बात ये है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मैं कर रहा हूँ, मैं ये बात तो करने दे, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का हेड इन्होंने लगाया ही नहीं। आप जाती हमले कर रहे हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ओ यार आप बात तो करने देना, अब आप बीच में फिर दोबारा आप शुरू हो गई, आप चुप तो हो जाए 2 मिनट के लिए। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का हेड आज तक इन्होंने नहीं लगाया।
जब आप जातियात पाकिस्तान ब्यूरो नहीं आ रहे अंजीब साहिबा, नहीं आ रहे वो जातियात के ऊपर, उनको मौका तो दें बोलने का। चलो जी, आप ये तो पता नहीं, आप लोग पता नहीं, इन्हीं अकेले ही बुला लिया करें इनको, फिर किसी और को ना बुलाया करें, क्योंकि इन्होंने ना खुद बात करना है, इन्होंने खुद की बात करनी है, ना किसी और को करने देनी है। चलें डॉक्टर साहब आप बोलें। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का हेड आज तक इन्होंने नहीं लगाया, इन्होंने सेक्रेटरी को एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। ये जानबूझ के इन्होंने इसलिए किया ताकि ये नंबर फजिंग करें इकोनॉमी के ऊपर भी। और ये बात एक बात नहीं, कई बार कहते हैं बम्पर क्रॉप है, अभी मेरे भाई ने कहा बम्पर क्रॉप है उसकी, और साथ कह रहे हैं कि हम इम्पोर्ट करेंगे, क्या कहते हैं, वीट को। मतलब ये इनका, और ये इतने झूठे हैं, इतनी सफाकी से ये झूठ बोलते हैं कि आप देखें इन्होंने 3 साल की परफॉर्मेंस क्या दिखाई। इमरान खान साहब पैदा हो रहे हैं, इमरान खान साहब चल रहे हैं, इमरान साहब जा रहे हैं। ओ भाई जो 3 साल पिछले उनका भी तो बताओ क्या किया है। फलाना क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, ये इनका टोटल मार्केटिंग का गेम है कि झूठ इतना बोलो, 100 दफा झूठ बोलो, लोग समझेंगे सच हो गया। ये अभी भी आप प्रोग्राम उठा के देख ले, इनकी कोई एक बात का सर पैर नहीं है, सिवाय झूठ बोलने के लिए, दूसरों पे झूठे इल्जामात लगाने के, इनको कुछ नहीं करना आता। और यही इनकी परफॉर्मेंस है। हुकूमत की जिम्मेदारी आयद होती है इतने बड़े साने के ऊपर। डॉक्टर साहब जी, सिंध हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है, इतना बड़ा सानिया हो गया। देखिए मेरा ये ख्याल है कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों पे इसकी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि जो उसके रेगुलेशंस हैं सही आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अंदीप साहब आप बताएं कि फैक्ट्री में आतिशज़दगी जैसे वाक़यात पंजाब में भी होते रहे और पिछली हुकूमत में आतिशज़दगी इन इमारात में भी हुई है, जहाँ का अहम रिकॉर्ड भी मौजूद था। ताहम एक आध वाक़या आपकी हुकूमत में भी हुआ है, कि सिर्फ इसे एक हादसा ही कहा जाए या फिर हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी बनती है? देखिए ये बहुत ही एक अफसोसनाक हादसा है, इंसानी जानें उसमें गई। उससे पहले आपको पता है बल्दिया फैक्ट्री जब हुई थी तो 350 लोग, बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही ट्रैजिक वाक़या है। और सिंध हुकूमत को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, 13 साल वहाँ हैं, 13 साल में इन्होंने 38 नाले साफ़ नहीं किए, इन्होंने थर के बच्चों को नहीं बचाया, ये कुत्ते नहीं हटा सके, ये औरतों को पानी नहीं दे सके, ये कराची को एक बस नहीं दे सके 40 साल में, ये कराची को टैंकर माफिया से नहीं बचा सके, तो इन्होंने फैक्ट्रियों को क्या बचाना है। तो ये अपना पहले हिसाब दें कि इन्होंने 14 साल के अंदर जो सिंध का हाल किया है, जो कराची का हाल किया है, ना पानी है, ना टैक्सी है, ना वहाँ कोई किसी किस्म का इंतजाम है। 8 साल जो अच्छा, मजे की बात है कि उनका जवाब ये दे रहे हैं। फवाद ये सारे जो शेरू हैं इसीलिए दोबारा री-इलेक्ट हुए, अब हमने दोबारा री-इलेक्ट हुए, सारे शेरू तो बनी गाला में पहुंचे हुए, डबल वोट लेके हुए, 8 साल का तो बताया ना, डबल वोट लेके बोलने नहीं देना। वैसे हैदर कुरैशी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान टी से आप हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर अफनान उल्लाह खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अंदलीब अब्बास साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आप हमारे साथ मौजूद थी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चूँकि कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने